Black Death is a fatal disease and it is also known as pestilence और ग्रेट मोर्टेलिटी। ग्रेट मोर्टेलिटी इस वाले से इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें डेथ टोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। आज आप देख लें कि एक फिर से पेंडेमिक जैसी सूरत हाल जो है ना वो पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा है कोविड-19 से। तो कोविड-19 की तरह ही ये भी एक मतलब आप कह लें कि बीमारी थी जिसका डेथ टोल जो है ना वो आपके सामने है कि 75 to 200 मिलियन यानी 7.5 करोड़ से लेके आप कह सकते हैं कि 20 करोड़ तक जो है ना वो आवाम इफ़ेक्ट हुई थी इससे। इट वाज अ डेडलीस्ट पेंडेमिक हिस्ट्री एवर विटनेस्ड, यानी हिस्ट्री ने उस वक़्त से लेके जब से हिस्ट्री की इब्तिदा हुई है ये सबसे ज़्यादा मोहलिक एक आप कह लें पेंडेमिक थी, यानी एक वबाई बीमारी थी जो अभी तक हिस्ट्री ने विटनेस नहीं की थी। इट रेज्ड इट्स हेड इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का ही एक शहर है यूरेशिया, ठीक है। तो यूरोप में ये कहा भाई इट वाज पीकिंग इन यूरोप फ्राम 1347 टू 1351 और 52। कुछ सोर्सेज के मुताबिक 52 है, कुछ के मुताबिक 51 है। इन 1348 दिस प्लेग अराइव्ड इन लंदन, ठीक है ना। इन 1348 दिस प्लेग अराइव्ड इन लंदन। दिस पेंडेमिक वाज अराइव्ड इन यूरोप इन अक्टूबर 1347, यानी यूरोप में जो है ना इसकी एंट्री 1347 में हो गई थी। व्हेन 12 शिप्स फ्राम ब्लैक सी, ये समंदर का नाम है, डॉक्ड एट द सिसिलियन पोर्ट ऑफ मेसिना। तो वहाँ से जो है ना ये डॉक्ड हुई थी यूरोप के साहल पर या यूरोप के किसी शहर के जो है ना वो साहली समंदर पर इन्होंने वहाँ पे स्टे वगैरह किया होता। तो जैसे कि आप देख लें कि इसकी सूरत हाल या इसकी मिसाल आप आज के दौर के मतलब आज का जो 2020 चल रहा है उस मुताबिक भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में यानी जब तक 1-1.5 माह तक जो है ना वो पूरी दुनिया में आज जो कोविड-19 है वो तबाही मचा चुका था, तो पाकिस्तान उससे इफ़ेक्ट नहीं था अभी भी। तो पाकिस्तान कब इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ, जब उन ममालिक से लोग यानी जो पाकिस्तानी थे वो वापस आना शुरू हुए, तो तभी पाकिस्तान में भी इतना डेथ टोल जो है ना वो बढ़ा। लेकिन वो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का दूसरी दुनिया की निस्बत बहुत ही अच्छा जो है ना वो हाल रहा है। तो इसी तरह की ही ये बीमारी थी, ठीक है। ये देखें जितने भी पॉइंट्स हैं इनके भी MCQs बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक चीज़ के MCQs बनाएं, वैसे ही हिस्ट्री के जो है ना वो पता होना चाहिए, कोई पता नहीं होता। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि 2012 मैंने जो एक मतलब देखी है, एक ट्रेंड देखा था, जो 2015 का टॉपर था उसने मुझे बताया था कि 2012 में उन्होंने जिस तरह से तैयारी की थी उसी हिसाब से पेपर आया था। यानी जैसे PU में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सरगोदा में नहीं हैं, या सरगोदा में है तो वो PU में नहीं है। तो लेकिन 2015 और 17 में जो है ना वो सारा टोटली ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। उन्होंने वो चैप्टर्स भी ऐड किए जो क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक स्टैंडर्ड मानी जाती है, तो उसके सिलेबस में नहीं भी थी। तो इसीलिए हम जो है वो इंशाल्लाह उन सब्जेक्ट्स को भी अपने साथ कैरी करेंगे। उन सब्जेक्ट्स के जो राइटर्स हैं उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफ़ी, उनके लिटरेरी वर्क्स, उनके जो मेजर मतलब टेक्स्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी कि हर चीज़ को जो है ना वो हम टच करें ताकि हमारी तैयारी में किसी चीज़ की कमी जो है ना वो ना रहे। तो वो भी उसने जो ना वो बताया। इसी तरह ही जो है ना वो हम इंशाल्लाह सॉरी मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि आप इस चीज़ को जो है ना वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि PPSC है, इनके ट्रेंड्स का बदलते वक्त पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात इनका पेपर पैटर्न जो होता है वो इनके बताए गए सिलेबस से डिफ़र भी कर जाता है, ठीक है ना। यानी एक मामूली सी क्लर्क की सीट के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का ज़्यादा अमल दखल होना चाहिए। वहाँ पे मैंने 1-2 पेपर ऐसे भी देखे हैं PPSC के जहाँ पे उन्होंने साइंस का पोर्शन ज़्यादा डाला हुआ था, ठीक है। तो ये इनका ट्रेंड जो है ना वो आप कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इंशाल्लाह हर चीज़ को जो है वो इन टच करें। तो पीजेंट्स रेबेलियन 1381 ये इसका
थर्ड रीनाउंड इवेंट है, यानी इस दौर का, एज ऑफ चौसर के दौरान। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ चौसर, कैंटरबरी टेल्स। मुझे नहीं लगता कि एमए इंग्लिश का कोई भी स्टूडेंट इसकी बुक से जो है ना वो वाकिफ़ नहीं होगा, कैंटरबरी टेल से, ठीक है। उसके बाद दूसरी है उसकी बुक ऑफ डचेस, ठीक है। तीसरी है हाउस ऑफ फेम। ये बुक्स नेम भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ जो ना वो उन किसी जो राइटर होता है उसके बुक्स के ही पूछे गए होते हैं या उसकी बायोग्राफी के बारे में पूछा गया होता है, ठीक है। तो चौथा है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और ट्रॉलस एंड क्रिसेड। ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफ़र है। तो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है नोटेबल पॉइंट्स ऑफ एज ऑफ चौसर, यानी एज ऑफ चौसर से 1340 एडी टू 1400 एडी तक का जो दौर है वो ही एज ऑफ चौसर कहलाता है। तो उसी दौर के दौरान के जो नोटेबल पोइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क इन एज ऑफ चौसर, जॉन वेक्लिफ। जॉन वेक्लिफ जो है इसने क्या किया था कि ही ट्रांसलेटेड लैटिन बाइबल। लैटिन जो है ये ज़ुबान है जिसको हम लातीनी ज़ुबान कहते हैं, ठीक है ना। और आपके इस एमए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, यहाँ लिटरेरी टर्म जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो लैटिन से ही डिराइव्ड की गई होती हैं। यानी वो उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि आपको इस चीज़ का भी बखूबी इल्म है कि हमारा जो कौमी तराना है उस, हालांकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन हमारा जो कौमी तराना है जो हर इवेंट पे हर मौके पे जो है ना वो मतलब उसको गाया जाता है, तो उसका सिर्फ एक वर्ड है जो उर्दू में है, ठीक है, बाकी सारा जो है ना वो पर्शियन में है। तो वो वर्ड है का, ठीक है ना, सिर्फ का जो वर्ड है वो उर्दू का है, बाकी सारा पर्शियन है। तो ही ट्रांसलेटेड लैटिन बाइबल इनटू वर्नैकुलर इंग्लिश। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो एज ऑफ चौसर के बारे में हम मज़ीद भी जानेंगे। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे एज ऑफ चौसर के जो चीदा पॉइंट्स थे वो बताना मकसद था। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं चौसर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला जो क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ कॉल्ड द एज ऑफ चौसर एंड वाई। ठीक है, द 14th सेंचुरी is named after Chaucer for his unprecedented contribution to the English language and literature। unprecedented यानी गैर मामूली या बेमिसाल। in the vast barren period of the 14th century, ठीक है ना, ये देखिए barren period लिखा हुआ है। Chaucer is the only major point of significant recognition, यानी उस वक़्त का कोई भी इतना ख़ास जो है ना वो लिटरेरी सर्कल नहीं था या पोइट्स का या वैसे ही जो लिटरेरी राइटर्स होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये इसको बैरन पीरियड जो है ना वो का है, बैरन पीरियड का है। तो उस सिग्निफिकेंट रिकग्निशन इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसकी पहचान ही यानी एज ऑफ चौसर इसीलिए उसको कहा गया है क्योंकि वो चौसर की वजह से ही एज ऑफ चौसर कहलाता है। ही कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन स्टैंडर्डाइजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड देने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। His guiding poetic force can be seen influencing the successive generations of poetry, यानी इसके बाद की आने वाली जो जनरेशन्स हैं जिन्होंने पोइट्री में कदम रखा, तो उनकी पोइट्री में इसकी जो पोइटिक फोर्स थी यानी इसकी जो एक शायराना मुतहर्रक ताकत थी, जो इसने गाइडेंस यानी इसकी पोइट्री से उन्होंने गाइडेंस वगैरह ली थी, तो वो इसके बाद के आने वाले जो पोइट्स थे उनकी शायरी में देखा जा सकता है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नैरेटिव पोइट ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड, ये भी बन सकता है MCQ, ठीक है ना। ही वॉज द मैन हु मेड आ डिस्टिंक्ट एडवांस इन लिटरेचर, डिस्टिंक्ट यानी इम्तियाजी, जिसने लिटरेचर में एक इम्तियाजी बढ़तरी जो है ना वो हासिल की। विद हिम, इसी के साथ द ओल्ड एलिट्रेटिव पोइट्री डाइड। एलिट्रेटिव जो हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी एलिट्रेशन, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमने पढ़ी थी ना कि उस दौर के जो पोइट्स थे वो एलिट्रेशन यूज़ करते थे। तो